तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां लेकर आते हैं, साथ ही मिलवाते हैं किसी न किसी कामयाब किसान से। आज इस कार्यक्रम में खेती किसानी सेगमेंट में जहां हम बात करेंगे फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन की, तो वहीं हमारा पशुधन में बात होगी पशुओं के टीकाकरण और पशु उपचार वैन की। इसके अलावा कामयाब किसान में मिलवाएंगे जयपुर के एक सफल किसान से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। उर्वरकों की सही मात्रा फसल की अच्छी पैदावार के लिए सहायक होती है। इसके लिए जरूरी है कि किसान जब फसल की बुआई करें तो उससे पहले मृदा परीक्षण अवश्य कराएं। इस पर क्या है कृषि विशेषज्ञ की राय, आइए देखते हैं। फसलों की बेहतर पैदावार के पीछे कई कारक मौजूद होते हैं। उनमें से किसी एक की भी कमी हो जाए तो पैदावार और फसल की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए मिट्टी का परीक्षण कराना बेहद जरूरी हो जाता है, जिससे इस्तेमाल की जाने वाली उर्वरक की मात्रा सुनिश्चित की जा सके। अगर बात करें धान के फसल में जिंक की कमी की, तो सबसे पहले धान की फसल में ही जिंक की कमी खोजी गई थी। इसकी खास पहचान ये होती है कि धान के पौधों की पत्तियों में कत्थई रंग के धब्बे आ जाते हैं। इससे खैरा रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। इस कमी को जिंक सल्फेट देकर पूरा किया जा सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके लिए अगर साल में एक बार मिट्टी में जिंक सल्फेट मिलाया जाए तो ये धान और गेहूं दोनों की फसल के लिए पर्याप्त होता है। देखिए, जिंक की कमी मेनली जो डिस्कवर की थी धान क्रॉप में, वो पंतनगर यूनिवर्सिटी ने की थी। और जिंक की कमी से धान की फसल पर कत्थई रंग के छोटे छोटे धब्बे पत्तियों पर आ जाते हैं, और इसलिए जिंक की गेहूं से ज़्यादा जिंक की धान को ज़रूरत होती है। अभी जो इसमें हम जो जिंक सल्फेट से पूरा करते हैं हम ज़मीन में जिंक की कमी को, तो जिंक सल्फेट की जो रिकमेंडेशन है साल में एक बार हमको अगर डाल देंगे तो वो धान की फसल में भी और गेहूं की फसल में, दोनों फसल में काम करेगी। तो इसलिए जो रिकमेंडेशन है वो है कि धान की फसल बोने से पहले जिंक सल्फेट का भूमि में उपयोग करना चाहिए। उसकी जो डोज है वो 10 किलो प्रति हेक्टेयर की जो डोज है वो डाली जाती है। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि हम सबसे पहले सॉइल टेस्ट करें, और सॉइल टेस्ट करके ये जानें कि हमारी ज़मीन में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, और उनके आधार पर और बोने वाली फसल के आधार पर हम उन फर्टिलाइज़र का चुनाव करें। वहीं बात करें रबी के मुख्य फसल गेहूं की बुवाई की, तो बीज के चयन के बाद सबसे जरूरी काम होता है बुवाई के सही समय का ध्यान रखना। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बुवाई का समय 25 अक्टूबर से शुरू हो जाता है। समय रहते बुवाई करने से अंकुरण अच्छा होता है और भरपूर पैदावार मिलती है। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि किसान स्थान की जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 35 उन्नत किस्में देश को समर्पित की हैं, जिसमें गेहूं की किस्म भी शामिल है। देखिए, गेहूं की जो बुवाई हो रही, सबसे पहले हमको वैरायटी का ध्यान रखना चाहिए। अभी बहुत सारी वैरायटी निकाली हैं गवर्नमेंट ने, IARI ने भी, ICR इंस्टीट्यूट ने भी। तो सबसे पहले हमें अपने क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद में जो बोते समय बेसल फर्टिलाइज़र की रिकमेंडेड डोजेस गेहूं में डालनी चाहिए, और सभी मिट्टी टेस्ट करने के बाद डालनी चाहिए। और आजकल जैसा देखा जा रहा है कि ज़मीन में जिंक सल्फेट लगभग 41% की कमी है, सल्फ़र की लगभग जो है 48% की कमी है ज़मीन में, और
भी छोटे तत्व हैं जैसे कॉपर हैं, बोरोन है, जस्ता और लोहा है, इनकी भी कमी होती जा रही है। तो इसलिए सबसे पहले मृदा को टेस्ट कराएं, अच्छी वैरायटी चुनें और उसके बाद में खेत की अच्छी से तैयारी करके समय का बहुत ही महत्व है। और ये ऐसा इनपुट है कि नॉन मॉनेटरी कि जिससे कोई पैसा हमारा खर्च नहीं होता है। तो समय पर बुआई करें, रिकमेंडेशन डालें और अच्छे बीज का चुनाव करें तो अच्छी उपज मिलेगी किसानों को। बुवाई करते समय जरूरी उर्वरक डालें। गेहूं की बुवाई के पहले भी मिट्टी का परीक्षण कर लें। सामान्य तौर से मिट्टी में तत्वों की कमी पाई जा रही है। जिंक सल्फेट की 41% की कमी, सल्फर करीब 48% कम पाया जा रहा है। कॉपर, बोरोन और जस्ता की कमी भी देखी जा रही है। इस तरह से किस्म का चुनाव और उर्वरक की सही मात्रा किसान को भरपूर पैदावार दिलाने में सहायक हो सकती है। ये थी फसल के पोषक तत्व प्रबंधन से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरकार की तरफ से जहां टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो वहीं पशु उपचार वैन की भी व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं सरकार के इन अहम कदमों के बारे में। पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य डेयरी व्यवसाय की पहली प्राथमिकता है। इसीलिए पशुपालक समय समय पर पशुओं के स्वास्थ्य का अवलोकन करते रहते हैं। पशुधन की हानि से बचने के लिए पशुओं का विभिन्न बीमारियों के लिए टीकाकरण किया जाए। दुधारू पशुओं में खासतौर पर खुरपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, ब्रुसेलोसिस, संक्रामक गो प्रजातीय, राइनोट्रैकाइटिस, रेबीज, एंथ्रेक्स रोग होने की आशंका रहती है। इसीलिए खुरपका की पहली खुराक पशु के 4 माह का होने पर, गलघोटू की 6 माह या अधिक पर, लंगड़ा बुखार के लिए 6 माह या अधिक पर, थाइलेरियोसिस के लिए 3 माह या अधिक पर टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि समय रहते बचाव में ही सुरक्षा है। साथ ही रोकथाम के लिए रोगों के लक्षणों को पहचान कर समय पर जरूरी कदम उठाने चाहिए। संक्रमण की शुरुआती अवस्था में उपचार कराना ज्यादा प्रभावी रहता है। पशुपालक इस बात का ध्यान रखें कि टीकाकरण के दौरान पशु का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। साथ ही गर्भ की अग्रिम अवस्था में पशुओं को टीकाकरण से बचाना चाहिए। टीकाकरण के संबंध में क्या है विशेषज्ञ की राय, आइए जानते हैं। पशुपालकों, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पशुओं का टीकाकरण कराएं। टीकाकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी तो कराते हैं ना, टीकाकरण जरूरी है। आपने कराया होगा, आपने देखा होगा कि हमने कोविड-19 के रोग के अगर रोकथाम की तो टीके लगवा कर की, तो अपने पशु को भी इसी तरह से आप टीके लगवाएं। उसमें कोई कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। और भारत सरकार तो टीके मुफ्त में लगा रही है। जैसे हमारा
राष्ट्रीय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, NEDCP प्रोग्राम, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। उसके अंतर्गत आपके घर द्वार पर पशुओं को 2 प्रकार के टीके, यानी डेयरी एनिमल को जो है 2 प्रकार के टीके, जो डेयरी उद्योग एनिमल है, गाय और भैंस जिसे हम कह रहे हैं, तो उनको 2 प्रकार के टीके, ब्रुसेलोसिस का टीका, FMD का टीका, खुरपका मुंहपका का टीका लगाया जा रहा है। सरकार पशु स्वास्थ्य को लेकर भी काफी सजग है, इसीलिए पशुओं की जांच और इलाज के लिए मोबाइल वेटनरी क्लिनिक सुविधा शुरू की है। इस सुविधा से पशुओं को क्लिनिक तक नहीं ले जाना पड़ता है, बल्कि क्लिनिक खुद पशु के पास आता है। हमारा मोबाइल वेटनरी क्लिनिक, यानी किसान के घर द्वार पर एक क्लिनिक उसके घर पर पहुंच जाएगा, जो उसके पशु का वहीं पर ही इलाज करेगा। क्योंकि आपको अब पशु को ले जाने में भी तो तकलीफ होती है ना, आप पशु चिकित्सालय तक ले जाते हैं अपने पशु को, उसको पशु को भी तकलीफ होती है, आपको भी तकलीफ होती है, क्योंकि आपके रोजगार की हानि होती है। इसके लिए भारत सरकार ने अब मोबाइल वेटनरी क्लिनिक स्थापित किए हैं और इसके लिए कई राज्यों को राशि भी जारी कर दी गई है और कई जगहों पर ये मोबाइल वेटनरी क्लिनिक स्थापित भी हो चुके हैं। तो इसका भी लाभ आपको अब मिलेगा, वैक्सीनेशन पर मिलेगा, टीकाकरण पर मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी हमारे किसान भाइयों को है कि वो टीकाकरण अपने पशु को कराएं। इस तरह से सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं यकीनन पशुपालकों की समस्या को समाधान की तरफ ले जाने में कारगर हैं। इससे पशुधन में होने वाली हानि में कमी लाई जा सकेगी, वहीं डेयरी व्यवसाय में भी इजाफा किया जा सकेगा। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इस माह में तापमान में कमी होना लाजमी है। ऐसे में पशुओं को ठंड से बचाने के उपाय करें। रात के समय पशुओं को खुले में ना छोड़ें। सर्दियों में मौसम में पशुओं के आवास का बेहतर प्रबंधन करें। समय रहते आवास की छत पर घास फूस से ढक दें। दिन के समय पशुओं को खुली धूप में बांधें, क्योंकि सूर्य की किरणों में विषाणु को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे बीमारियों की आशंका कम हो जाती है। तापमान में कमी होने पर पशु के शरीर को गर्म रखने के उपाय करें। पशुओं के शरीर को कपड़ा या जूट की बोरी से ढक दें। पशुओं में रक्त संचार बेहतर बनाए रखने के लिए पशुओं को हल्का व्यायाम कराएं। खुरपका, मुंहपका रोग, गलघोटू, लंगड़ी बुखार, चेचक आदि रोगों के टीके यदि अभी तक नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते पशुओं का टीकाकरण करा लें। इस मौसम में कफ, निमोनिया और खांसी संबंधित रोग होने की स्थिति में पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर ही पशु को दवा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध निकालने और दूध दुहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक घोल से धो लें। इस मौसम में पशुओं के आहार में खनिज लवण की निर्धारित मात्रा दें। इस मौसम में पशुओं को दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम, ल्यूसन, जई दें। साथ ही इस समय शुष्क पदार्थ का 1/3 भाग और बाकी हरा चारा होना चाहिए। इस समय पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निश्चित मात्रा में ही हरा चारा दें, नहीं तो अफारा होने की आशंका बनी रहती है। ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान क्रेडिट कार्ड, खुशहाल किसान, तरक्की की राह आसान। बैंक ऑफ इंडिया प्रस्तुत करता है किसान क्रेडिट कार्ड। पाइए 1.6 लाख तक बिना कोलैटरल के ऋण रुपे कार्ड के माध्यम से। 3 लाख रुपए तक की सीमा हेतु कोई प्रसंस्करण प्रभार नहीं, सिर्फ 7% ब्याज दर के साथ। सभी शाखाओं में उपलब्ध। नियम एवं शर्तें लागू। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब। द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस।
अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, कामयाब किसान। राजस्थान की धरती को वैसे तो मरुभूमि कहते हैं, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की नई कहानियां गढ़ रहे हैं। आज आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक सफल किसान, जयपुर के रहने वाले गंगाराम सेपट से। कृषि का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसमें इन्होंने सफलता न हासिल की हो। राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब 1 घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम जी कृषि के साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पाली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना, सोलर पैनल। लगातार बिजली का इस्तेमाल खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनके व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम जी ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही हैं, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल हैं। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती हैं, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। राजस्थान में पानी की काफ़ी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस हैं, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज़ है मेरी 50 बाई 50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं, और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था, तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है। सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें मैंने कनेक्शन ले रखा है, और जिसमें 67,000 रुपये मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपये मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियाँ डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियाँ हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियाँ हैं, जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगो कर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही हमारा जो पानी का EC और pH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियाँ नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है, जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है। इस वजह से इसको मछलियाँ डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं, और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है। इन सब का उपयोग करके अपने एक अच्छे से नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं। गंगाराम जी के हर कदम पर उनके परिवार के हर सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। परिवार में पुरुष वर्ग खेती को संभालते हैं, वहीं महिलाएं पशुओं की देखभाल के साथ बाकी काम संभालती हैं। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं,
हमारे पास 5 भैंस है मुर्रा और 3 गायें हैं जो हम खेत में चारा उपाड़ते हैं, खरपतवार, उसको हम चारे के रूप में गाय भैंस के काम में लेते हैं। 2 टाइम इनका दूध काम में लेते हैं, निकालने में चारा डालते हैं, गोबर डालते हैं, वो सब काम में लेते हैं। और इसको बंटा देते हैं 2 टाइम। और इसका गोबर है जो हमारे खेत में काम आता है। सुबह शाम इनको 3 बार चारा डालना पड़ता है और बाकी इनका 2 बार दूध निकालना पड़ता है। इनको 2 बार पानी पिलाना पड़ता है और 2 बार दूध निकालते हैं। रात में सर्दी के टाइम में अंदर रखते हैं और धूप के टाइम में बाहर रखते हैं। और गर्मी के टाइम में दिन में धूप के टाइम में अंदर रखते हैं और बाहर शाम सुबह बाहर रखते हैं, रात को भी बाहर रखते हैं गर्मी के टाइम में। गर्मी ना लगे इसके रंजका देते हैं, इनको नहलाते हैं, टाइम से पानी पिलाते हैं, छाये में बांधते हैं। इसके गर्मियों में इनको नहला देते हैं और बाहर छाये में बांध देते हैं। खाने पीने में चारा डालते हैं, हरिया जो खरपतवार निकालते हैं वो डाल देते हैं। और बंटे के रूप में जो बंटा होता है, हमारे बाजरा होता है, गेहूँ होते हैं, जो उनको रांध के इनको खिलाते हैं बंटे के रूप में। भैंस का दूध 10 से 12 लीटर होता है और गाय का 15 से 20 लीटर होता है। तो हम जैसे घर में 20 लीटर काम आता है तो वो रखते हैं और बाकी का हम डेयरी में देते हैं। और जैसे गिर गाय का दूध या घी किसी को चाहिए तो हम वो भी उपलब्ध करते हैं। और गाय का गूंत होता है, उसको हम फसल में काम में लेते हैं, गोबर को भी काम में लेते हैं। हम जीविक भी जैसे इसको काढ़ा वाड़ा भी देते हैं, अजवान वगैरह खिलाते हैं और उससे इलाज भी करते हैं, नीम के पत्ते खिलाते हैं। और बाकी नहीं होता पाता है तो डॉक्टर को भी दिखाते हैं। घर में सजे ये सारे पुरस्कार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सेपट परिवार अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है, जो प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल कर खेती को नए आयाम देने में सफल रहे हैं। आज कालक की जो तस्वीर है उसके पीछे किसानों की अथाह मेहनत छुपी है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए किसी अनुपम भेंट से कम नहीं है। ये था आज का गांव किसान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई, अगर वो आपको पसंद आई और आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और खास और दिलचस्प जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।